नमस्कार साथियों, हमारी आज की बातचीत का विषय है बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं याचना गुप्ता जी। याचना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। याचना गुप्ता जी वरिष्ठ परामर्शदाता हैं फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी प्रोग्राम में, और याचना जी का जो विषय क्षेत्र है वह है बुनियादी साक्षरता। तो हमारी बातचीत में सबसे पहला बिंदु और जो पहला सवाल उभरता है कि दरअसल बहुभाषिकता है क्या। इस शब्द में ही इसका उत्तर छिपा है, बहुभाषिकता यानी कि बहुभाषाएं, यानी कि कक्षा में एक साथ ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनकी एक से ज़्यादा मातृभाषाएं हैं। और इसका दूसरा अर्थ ये निकलता है कि हमारी अपनी कक्षा में बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले बच्चे मौजूद हैं। अब इस स्थिति को हम भाषा शिक्षण के संदर्भ में कैसे देखेंगे? क्या बहुभाषिकता एक जटिल चुनौती है? क्या बहुभाषिकता एक बहुत बड़ी समस्या है, या बहुभाषिकता को हम एक संसाधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इन्हीं सवालों के जवाब हमें आज इस चर्चा में मिलेंगे। तो सबसे पहले हम याचना जी से पूछते हैं कि वे बहुभाषिकता को किस संदर्भ में देखती हैं, किस परिप्रेक्ष्य में देखती हैं। याचना जी। मैम, बहुभाषिकता का सबसे ज़्यादा जुड़ाव हम मानते हैं कि कक्षा के अंदर ही होता है जी। और हम भाषा जब सिखाने की सीखने की बात करते हैं तो बहुभाषिकता एक अहम बिंदु है इस क्षेत्र में कि जब बच्चा हमारी कक्षा में आता है तो वो अपनी भाषा का जो ज्ञान है वो पहले से लेकर आता है और उस भाषा के हिसाब से, उस भाषा के आधार पर वो अपनी नई भाषा को सीखने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये है कि जब बच्चे विद्यालय में आते हैं तो उनके पास अपनी मातृभाषा होती है, एक से अधिक मातृभाषाएं भी हो सकती हैं। अगर शुरुआती वर्षों में बच्चों को एक से अधिक भाषाओं का परिवेश मिलता है तो उन बच्चों की मातृभाषा एक नहीं बल्कि अनेक भाषाएं हो सकती हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चों के परिवेश में कोई भाषा बहुतायत के तौर पर कितनी मात्रा में उपलब्ध है। मान लीजिए कि हमारी कक्षा में एक बच्चा है जिसका नाम है नंदू, और नंदू मेरा फेवरेट नाम है। तो मान लीजिए कि नंदू हमारी कक्षा में एक बच्चा है और वो छुटपन से रहता है पंजाब में, तो उसकी मातृभाषा क्या होगी? पंजाबी। बिल्कुल सही। यानी कि नंदू छुटपन में जब पंजाब में रहता है तो उसकी मातृभाषा है पंजाबी, क्योंकि नंदू के परिवेश में पंजाबी भाषा बहुतायत में उपलब्ध है। और कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद नंदू के पिताजी का तबादला होता है तमिलनाडु में, और अब जो नंदू है धीरे धीरे अपने परिवेश में मौजूद तमिल भाषा पर अधिकार प्राप्त करने लगता है। तो अब नंदू की कितनी भाषाएं हुई? 2 भाषाएं। बिल्कुल सही। एक भाषा कौन सी है? पंजाबी, जो पहले से सीख कर आए हैं। बिल्कुल सही। और दूसरी भाषा? तमिल। बिल्कुल सही। यानी कि अब नंदू के पास हैं 2 भाषाएं, एक है पंजाबी और दूसरी भाषा है तमिल। लेकिन नंदू के जो दादी जी हैं वह रहती हैं दिल्ली में, तो अब नंदू के पास कितनी भाषाएं हैं? 3। बिल्कुल सही। एक पंजाबी, दूसरी तमिल और तीसरी दिल्ली में जो भाषा बोलेंगे हिंदी। क्योंकि उनका जो इंटरेक्शन है, उनकी जो बातचीत है वो अपनी दादी जी से भी होती है। तो अब नंदू एक साथ 3 भाषाओं पर अधिकार रखता है, पंजाबी, तमिल और हिंदी। अब अगर यही नंदू तमिलनाडु में एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है और वहाँ उन्हें तमिल भाषा सीखनी है, तो उस कक्षा में रहते हुए नंदू के पास 3 भाषाएं हैं, पंजाबी, हिंदी और तमिल। अब समस्या यहाँ पर यह आती है कि जितनी मातृभाषा का जो अमाउंट उनके पास पंजाबी भाषा में है, उतने अमाउंट में उनके पास तमिल भाषा नहीं है। लेकिन उतने ही अमाउंट में उनके पास हिंदी भाषा भी नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषा वे अक्सर अपने परिवार में और अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। जब वे विद्यालय आते हैं तो तमिल भाषा का इस्तेमाल करते हैं और अपने घर में वे पंजाबी भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी एक ही कक्षा में नंदू जैसे अनेक बच्चे हैं जिनके पास एक से अधिक मातृभाषाएं मौजूद हैं। ये किसी टीचर के लिए, किसी शिक्षक के लिए एक समस्या बिल्कुल भी नहीं है, एक जटिल चुनौती भी नहीं है। ये शिक्षक की सृजनात्मकता पर निर्भर करता है कि बच्चों की एक से अधिक भाषाओं को वो कैसे डील करते हैं। बच्चों को जो लक्ष्य भाषा हमें सिखानी है, यानी कि अगर हम तमिलनाडु में है तो तमिल हमारी लक्ष्य भाषा है। अब तमिल भाषा सिखाने के लिए हमें कौन सी रणनीतियाँ तय करनी होंगी, यह निर्भर करता है एक शिक्षक की सृजनात्मकता पर। तो हम अपनी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और एक हमारे जहन में एक और सवाल आता है। चूँकि याचना जी आपका अपना शिक्षण का भी अनुभव रहा है,
तो आप अपने अनुभव के पिटारे में से कौन सा अनुभव हमारे साथियों के साथ साझा करना चाहेंगे जिसमें बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में डील करने की बात आई है? मेरे पास एक अनुभव है जिसमें मैंने देखा था कि किस तरह से अपनी कक्षा में एक बच्चे ने अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करते हुए हिंदी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो एक कक्षा 4 का बच्चा पर्यायवाची शब्द लिखने में हिंदी में उसने पुत्र के लिए शब्द इस्तेमाल किया, पुत्र। जी। अब आप ये देख सकते हैं कि बच्चे को जानकारी है कि ये शब्द जो है वो बिल्कुल सही है, हालांकि वो उसे पंजाबी शब्द में इस्तेमाल कर रहा है, पर उसकी ज्ञान को आप नकार नहीं सकते कि उसे इस बात का पूरा अंदाजा नहीं है कि वो किस तरह से आगे कंसेप्ट को बढ़ा रहा है। जी। तो इस तरह आप मातृभाषा को देख पा रहे हैं कि बच्चे को ज्ञान आगे बढ़ाने में वो मदद कर रही है, और अगर हम उस मातृभाषा के प्रसार को वहीं रोक दें तो शायद बच्चा अपनी बात आगे ना रख पाए, या हमें ये गलत जानकारी प्राप्त हो कि बच्चे को इस बात की समझ नहीं है, जो हम बताना चाह रहे हैं वो उसको नहीं पता है। तो बिल्कुल मातृभाषा का इस्तेमाल कक्षा में हमें करना और करने देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा है याचना जी ने, क्योंकि मातृभाषा या भाषा हमारे अस्तित्व का भी मामला है। बच्चों की भाषा को नकारने का मतलब होता है उनके अस्तित्व को नकारना। तो सबसे पहले कक्षा में बच्चों की मातृभाषा, उनके अस्तित्व का सम्मान करना बेहद ज़रूरी है। मेरे पास भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल है तीर्थांश नाम के बच्चे का। तीर्थांश की उम्र है 4 साल और वे एक पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, और उनके ऊपर भी लगभग वैसा सा ही प्रेशर रहता है अंग्रेज़ी भाषा का, जैसे हम अक्सर बच्चों के ऊपर देखते हैं कि माता पिता चाहते हैं कि बच्चे फर 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 अंग्रेज़ी बोलना सीख जाएं। जब तक वे अंग्रेज़ी नहीं बोलेंगे तब तक उनकी जो पूरी शिक्षा है वो बेकार है। बिल्कुल। तो अब यूँ हुआ कि उन्होंने एक किताब खोली और उसमें अक्षर लिखे हुए थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, ये लिखा हुआ था। तो तीर्थांश ऐसे बता रहे थे ए से क्या होता है, बी से क्या होता है। तो अचानक जब वो बी पर आते हैं तो वो कहते हैं बी से भालू। अब उन्हें बियर बोलना नहीं आता, यानी कि उन्हें मालूम है कि जो भालू का अंग्रेजी शब्द है उसमें जो इनिशियल साउंड है वो बी है, यानी कि इसकी जानकारी उन्हें है, लेकिन उनके अपनी वोकैबुलरी में, अपनी शब्दावली में बी के साथ जो तुरंत एक शब्द आता है वो उनकी अपनी मातृभाषा का शब्द आता है, और वह शब्द है भालू। इसलिए वो कहते हैं बी से भालू। लेकिन बात यही समाप्त नहीं होती है। जब वे कुछ और आगे बढ़ते हैं और एफ पर पहुंचते हैं तो वो बोलते हैं एफ फॉर मेंढक। मेंढक। जी, क्योंकि एफ फॉर मेंढक में फ्रॉग है। तो वो जानते हैं कि मेंढक की जो अंग्रेजी है वो फ्रॉग है, यानी कि वो तस्वीर से तो परिचित हैं, वो उस ऑब्जेक्ट से, उस तस्वीर से परिचित हैं, लेकिन उस तस्वीर के लिए अंग्रेजी में क्या नाम है वो उनकी वोकैबुलरी में उतनी सहूलियत के साथ अभी शामिल नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि तीर्थांश के पास ये अंडरस्टैंडिंग, ये अवधारणा, ये समझ तो मौजूद है कि भालू का जो अंग्रेजी नाम है उसकी जो इनिशियल साउंड है वो है बी, इसलिए वो बोलते हैं बी से भालू। और उन्हें ये मालूम है कि मेंढक का जो अंग्रेजी नाम है वो है फ्रॉग, और हम अक्सर ये कह देते हैं कि एफ फॉर फ्रॉग, लेकिन एफ फॉर मेंढक। तो इन्हें इस पूरे उपकरण से या इस पूरे उदाहरण से ये बात समझ में आती है कि बच्चों के पास अपनी अवधारणाएं मौजूद हैं। उन्हें मालूम है कि मुझे कौन सी बात कैसे कन्वे करनी है, कैसे कम्युनिकेट करनी है। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि जो टारगेट लैंग्वेज हम लेकर चलते हैं, या जो लक्ष्य भाषा है, यानी कि वो भाषा जो हम अपनी कक्षा में सीखने सिखाने की बात कर रहे हैं, उस भाषा में बच्चे की अभी गति नहीं है, अभी उतना उनका अधिकार नहीं है। इसलिए तीर्थांश जैसे बहुत सारे बच्चे हमारी कक्षा में मौजूद हैं जो ये कह सकते हैं कि बी से भालू और एफ फॉर मेंढक। हम अपनी चर्चा में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि बच्चों की जो अलग अलग मातृभाषाएं हैं, इसे हम कैसे अपनी कक्षा में जगह दे सकते हैं। तो कोई एक उदाहरण याचना जी हम आपसे चाहेंगे। इस बात को हम बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि कैसे एक ही कहानी को हम बच्चों के द्वारा अपनी भाषा में कहने या कहलवाने की कोशिश करवा सकते हैं। हमने कोई एक कहानी सुनाई बच्चों को, वो हिंदी में हो सकती है, किसी भी भाषा में जो हम सुना रहे हैं। उसके बाद हम बच्चों से कहें कि आप अपनी भाषा में इसी कहानी को हमें बताइए, या आप कोई और कहानी जो हमें बताना चाहते हैं अपनी भाषा में बताइए। तो इस तरह हम बच्चों को मौका दे रहे हैं कि वो अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हुए भाषा की जो उनका ज्ञान है और जो उनकी वोकैबुलरी है वो उसको बढ़ा सकें। साथ ही साथ वो नई भाषा को सीख रहे हैं और कुछ जो नए शब्द हैं उनका भी अपनी भाषा में इस्तेमाल करेंगे।
तो नई भाषा को सीखने के साथ साथ अपनी जो पुरानी भाषा को वो लेकर चल रहे हैं, उन दोनों भाषाओं का यहाँ एक संगम हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जब अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे एक ही कक्षा में मौजूद हैं और एक टीचर एक कहानी सुनाती है, कविता सुनाती है या कोई बातचीत करती है, तो बातचीत में भी बच्चों को ये मौका देना चाहिए कि वे अपनी भाषा में अपनी बात को कह सकें। इससे ये फ़ायदा होगा कि बच्चे स्वतंत्र रूप से आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहने की पहल करेंगे। लेकिन जैसे ही अगर हम ये रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ये प्रतिबंध लगाते हैं कि आपको अपनी मातृभाषा में एक भी शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर हम ये कहते हैं कि जो टारगेट लैंग्वेज, यानी कि जब हम एक भाषा की कक्षा में बात करते हैं कि इसी भाषा में आपको बातचीत करनी है, तो बच्चे का जो फ्लो है, जो उसकी अभिव्यक्ति है या जो अपनी बात कहने का जज्बा है या जो पहल करना चाहता है, वो अवरुद्ध हो जाता है। तो बच्चों को ये भय लगने लगता है कि जैसे ही हम अपनी मातृभाषा से अलग हटकर किसी और भाषा में बातचीत करेंगे तो हो सकता है उसमें कुछ त्रुटियां हो जाएं, और जब त्रुटियां होंगी तो उन्हें उन त्रुटियों से भय लगता है। एक टीचर को अपने बच्चों को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि वे जिस भी भाषा में अपनी बात कह रहे हैं और अपनी बात कहते समय कुछ भी त्रुटियां होती हैं तो वह सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तो त्रुटियों को बहुत कठोर रूप से लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे बच्चों का भाषाई परिवेश, भाषा समृद्ध से समृद्धतर होती चली जाएगी, वैसे वैसे बच्चे खुद ब खुद उस भाषा पर अपना अधिकार हासिल करते चले जाएंगे। और हम मैम जितना कम रोकेंगे, बच्चे उतना ज़्यादा भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल करेंगे सही। और उतना ज़्यादा वो सीखेंगे। बिल्कुल सही। वरना डर के कारण वो अपनी बात नहीं रख पाएंगे और हमें लगेगा कि वो सीख ही नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए कि हम बच्चों के साथ कक्षा में कोई एक गीत कविता गा रहे हैं और हम बच्चों से कह सकते हैं कि आपके अपने प्रदेश का जो कोई लोकगीत है, कोई खेल गीत है या जो गीत गाना चाहते हैं उसे अपनी भाषा में गाइए और गुनगुनाइए। तो अब मान लीजिए कि टीचर ने एक कविता गाई या एक गीत गाया, वो गीत बहुत बच्चों को बहुत पसंद है और वो गीत मुझे भी पसंद है। तो हम पहले गीत की 2 लाइनें गा लेते हैं और उसके बाद फिर हम वापस पहुंचते हैं अपने कक्षा में। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। टीचर ने बच्चों के साथ ये कविता अपनी कक्षा में गाई और गुनगुनाई। अब हम बच्चों से कहते हैं कि आपकी अपनी भाषा में जो लोकगीत हैं, जो गीत हैं, जो खेल गीत है और आपको कोई फिल्मी गाना भी पसंद है तो उसे कक्षा में लेकर आइए। ठीक है, तो अब बच्चे अपनी अपनी भाषाओं में गीत गाते हैं और उस समय कक्षा में जो माहौल आपको नज़र आएगा, जो उत्साह का वातावरण आपको नज़र आएगा, वो काफ़ी प्रशंसनीय है, क्योंकि हमने बच्चों को ये छूट दी है, ये आज़ादी दी है, ये स्वतंत्रता दी है कि वे अपनी भाषा में अपनी बात कह सकते हैं। तो इस तरह से भाषा शिक्षक अपनी कक्षा में जो बहुभाषिकता की अवधारणा है, जो बहुभाषिकता का परिवेश है, इस तरह से उसे एक प्रभावी भाषा कक्षा शिक्षण के रूप में देख सकते हैं। अंतिम बात में ये बात कहनी है कि भाषा का जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, जितना ज़्यादा प्रयोग किया जाए, उतना ही ज़्यादा उसमें पैनापन आता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम बच्चों को ये आज़ादी दें कि वे अपनी भाषा में अपनी बात कह सकें। धीरे धीरे हम बच्चों की मातृभाषा से जो विद्यालय की भाषा है, यानी कि जो टारगेट लैंग्वेज है, जो लक्ष्य भाषा है, वहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन मातृभाषा से लक्ष्य भाषा तक का जो सफ़र है, उसे तय करने के लिए बच्चों की अपनी भाषा को सम्मान देना, स्थान देना बेहद ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे साथियों को ये आज की चर्चा बहुत लाभान्वित करेगी। वे इस चर्चा के आधार पर अपनी कक्षा की रणनीतियाँ तय कर सकते हैं और बच्चों की भाषाओं को कक्षा में स्थान दे सकते हैं। तो हम चलने से पहले याचना जी का धन्यवाद दे देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद याचना जी। धन्यवाद मैम, आपका भी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इस बातचीत को, अपने अनुभवों को साझा करने के लिए। नमस्कार।